गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे टॉपिक का नाम है 2012 के बाद भारत में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिक समाज है क्या। नागरिक समाज से आशय उन संगठनों, समूहों और आंदोलनों से है जो स्वैच्छिक रूप से समाज के हित में कार्य और योगदान करते हैं। इसमें NGO, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, छात्र संगठन, संघ और नागरिक समूह शामिल होते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत में हम नागरिक समाज की जो भूमिका है उसमें एक बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। एक ओर जो नागरिक समाज है वो सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में सहयोग करती है और दूसरी ओर उसका विरोध करती है। तो हम 2014 के बाद सिविल सोसाइटी की भूमिकाओं को निम्न बिंदुओं के तहत समझेंगे। पहला है कि सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में सहयोग। जो नागरिक समाज है वो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनके क्रियान्वयन में उनका सहयोग करती हैं। इसका उदाहरण हम स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर देख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में NGO, स्वयंसेवी संगठन और नागरिक समूहों ने व्यापक भागीदारी की। स्कूल और कॉलेजों में NSS और NCC के माध्यम से सफाई अभियान चलाए गए। कई कॉरपोरेट संगठनों ने CSR के तहत इस अभियान को अपना समर्थन दिया और ये दर्शाता है कि जो नागरिक समाज है वो केवल सरकार का विरोध नहीं करती बल्कि विकास योजनाओं में उनका सहायता भी करती हैं। कोविड-19 की जो विश्वव्यापी महामारी थी उसके दौरान नागरिक समाज की भूमिका को जानेंगे। खालसा एड और गूंज जैसे जो NGOs थे उन्होंने लोगों को भोजन, दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए थे और प्रवासी मजदूरों का जो संकट था उसके दौरान भी नागरिक समूहों ने राहत कार्य चलाया था। राज्य की जो सीमित क्षमता थी उस समय पर सिविल सोसाइटी ने गैप फिलिंग मैकेनिज़्म का कार्य किया, अर्थात चूँकि राज्य की शक्तियाँ चूँकि राज्य जो कार्य कर रही थी वो सभी लोग को उस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो नागरिक समूहों ने बढ़ चढ़ के ज़मीनी स्तर पर लोगों की सहायता की। अब हम देखेंगे कि जो नागरिक समूह है वो नागरिक समाज है वो सरकार की नीतियों का आलोचना और विरोध भी करती हैं। इसके पहले उदाहरण के तौर पर हम CAA और NRC विरोध आंदोलन को देखेंगे जो 2019 और 20 में हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया गया था। इसमें छात्र संगठनों, JNU और जामिया के छात्रों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। कलाकारों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों का यहाँ समर्थन भी प्राप्त था। ये जो आंदोलन था वे नागरिक समाज की लोकतंत्र को मजबूत करने की जो क्षमता थी उसको दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नागरिक समाज है उसने सरकार का विरोध किया था। इसके दूसरे उदाहरण के तौर पर हम किसान आंदोलन को देख सकते हैं जो 2020 और 21 में हुआ था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया था। यहाँ पर सामाजिक संगठनों और NGOs द्वारा इन धरना प्रदर्शनकारियों को भोजन, चिकित्सा और समर्थन दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे ने ध्यान आकर्षित किया। ये नागरिक समाज की सरकार पर दबाव बनाने की शक्ति को दर्शाता है, जिसके फलस्वरूप सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार नागरिक समाज मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में सहयोग करते हैं। एमनेस्टी इंडिया और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे जो NGOs हैं उन्होंने कश्मीर, दलित अधिकार, अल्पसंख्यक मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार किया और पुलिस अत्याचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन इत्यादि मामलों को ये उजागर करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो नागरिक समाज है ये वॉचडॉग के रूप में कार्य करते हैं और ये राज्य की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। अब हम देखेंगे कि डिजिटल सिविल सोसाइटी का उदय 2014 के बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया ने सिविल सोसाइटी नागरिक समाज को एक नया आयाम दिया। जैसे हम भारत में मीटू आंदोलन को देख सकते हैं। भारत में महिलाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से यौन उत्पीड़न के मामलों को उजागर किया। इस पे मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों पर आरोप लगाए गए और यह बताता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनते हैं। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर नागरिक समाज की कितनी सक्रियता है। इसके लिए हम मुंबई का आर्य वन बचाओ आंदोलन को देखेंगे कि यहाँ पे एक मेट्रो परियोजना थी, उसके खिलाफ
पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था। छात्रों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और नागरिकों की इसमें भागीदारी थी। यह सिविल सोसाइटी की सतत विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। अब हम देखेंगे कि सिविल सोसाइटी पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया गया। 2013 के बाद विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत कई NGOs के जो लाइसेंस हैं वो रद्द कर दिए गए थे। ग्रीन पीस इंडिया, एमनेस्टी इंडिया जैसी संस्थाओं पर कार्यवाही की गई थी और जो सरकार है वो विदेशी फंडिंग पर सख्त नियंत्रण लगाता है। इसके पक्ष में सरकार तर्क ये देता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए इन सिविल सोसाइटी पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है, परंतु एक और इसकी आलोचना होती है कि सिविल सोसाइटी की जो स्वतंत्रता है उस पर सरकार अंकुश लगा रही है। अब हम इसका मूल्यांकन देखेंगे कि सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है उसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। तो इसके सकारात्मक पहलू में ये आता है कि जो नागरिक समाज है वो नीति निर्माण में भागीदारी देते हैं और समाज में जागरूकता और सेवा को बढ़ावा देते हैं, और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विरोध प्रदर्शन और सरकार के समय समय पर आलोचना भी करते हैं। और अगर दूसरी ओर इसके हम नकारात्मक पहलू को देखें तो जो नागरिक समाज है वो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। कुछ नागरिक समाज सरकार के पक्ष में समर्थन करते हैं और कुछ उनका विरोध करते हैं। तो यहाँ इससे क्या होता है कि एंटी नेशनल बनाम प्रो गवर्नमेंट की बहस को जन्म मिलता है। और हम ये देखते हैं कि अब जो है सरकार का NGOs पर जो नियंत्रण है वो बढ़ता जा रहा है। तो अंततः हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद भारत में जो सिविल सोसाइटी की भूमिका है वो बहुआयामी और जटिल हो गई है। यह न केवल सरकार की योजनाओं में सहयोगी है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए सरकार की सशक्त आलोचना और विरोध भी करती है। अर्थात सिविल सोसाइटी जो है वो भारतीय लोकतंत्र का एक आलोचनात्मक स्तंभ बनी हुई है जो राज्य और समाज के बीच एक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। थैंक यू।